हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम लोग ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में एक नए चैप्टर के साथ शुरू हो रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दिया और आज की क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। वो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हिंदी में हम लोग जाने तो धारा वैद्युत इस धारा वैद्युत में सबसे पहले ये समझना है कि हम लोगों को कौन कौन सा पॉइंट डिस्कशन करना है, तो फिर हम लोग उस तरीका से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग को पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत धारा, अगर हिंदी लिखना चाहो तो विद्युत धारा। हम अंग्रेजी हिंदी मिला के काम करते चले जाएंगे। दूसरा है रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। और तीसरा चीज हमको जानना है कि इस रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। थर्ड, फैक्टर्स at which value of resistance depends। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होगा वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तापमान का प्रभाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रेसिस्टेंस में। फोर्थ, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। वैसे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस 10th क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी तुमको। एंड फिफ्थ, किरचॉफ। इतने सारे फैक्टर्स को हमको डिस्कशन करना है एक एक करके, जो एक समय लेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, फैक्टर एट विच वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये सारे पॉइंट्स पिछले टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही लिंक्ड है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बहुत ज्यादा इसको अफेक्ट करता है। वो सारे पॉइंट्स के बारे में तुम जान लो। सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज। चार्ज से शुरू हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स ही क्या है? चार्ज, आवेश। इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है वो क्या है? आवेश। दूसरा चीज, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट हमको पढ़ना है जिसमें चार्ज को मूव करना है, तो यहां पर जरूरत होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आएगा। और तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इतने सारे पॉइंट्स को कमांड कर लिया। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होनी है, ये बच जाना। ठीक है ना। चलते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाने जो टॉपिक शुरू किए
वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जानना है, जिसको हम लोग कहते हैं धारा वैद्युत। तो धारा वैद्युत क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ही ब्रांच है। धारा वैद्युत फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग आवेश के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, वो बोर्ड से ही क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेस्ट चार्ज के बारे में। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो, प्रवाह, और वैद्युत ये चार्ज से रिलेटेड है, आवेश से संबंधित है। क्लियर है? फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में एकदम। इसके नेम को अगर तुम स्प्लिट करते हो और इसका मीनिंग निकालते हो, तभी समझ में यहां पर आ जाता है कि आखिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। पिछले क्लास में जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर है? वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्टैटिक्स, रेस्ट। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने जो पढ़ा, वो हम लोगों ने पढ़ा रेस्ट चार्ज, समझ लो। और रेस्ट चार्ज के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस किया, रेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, रेस्ट के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। लेकिन अब यहाँ पर चार्ज, ये तो जितना भी रेस्ट वाला कैरेक्टर था वो तो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि यदि चार्ज का फ्लो होता है तो क्या, तो फ्लो ऑफ चार्ज जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो दैट ब्रांच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा वैद्युत धात्विकी का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा शाखा है, जिसमें हम लोग आवेश के प्रवाह के बारे में अध्ययन सीधा। यहां पर क्लियर हो गया कि अब आवेश हमारा स्थिर नहीं रहेगा, अब हमारा चार्ज स्थिर यहाँ पर नहीं रहेगा, हर हालत में उसको फ्लो करना। तो ऐसे कोई चीज थोड़ा फ्लो करेगा। चार्ज का जो नेचर है ना, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज होना है, बिल्कुल फ्लो ऑफ चार्ज। यह फ्लो ऑफ चार्ज जो होना है, आवेश का प्रवाह एकदम क्लियर है कि हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एकदम क्लियर है कि यहां पर जो आवेश का प्रवाह होना है वो उच्च विभव से निम्न विभव। इसका मतलब हम पहले ही तुमको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो पॉइंट है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर पोटेंशियल ही एक ऐसा चीज है जो चार्ज को पुश करेगा फ्लो करने के लिए, जो चार्ज को पुश करेगा फ्लो। यहां पर जान, ये जो फैक्टर है पोटेंशियल, ये चार्ज को पुश करता है, वर्क करता है। तो पोटेंशियल के पुशिंग के कारण चार्ज फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। यही तो रिलेशन है, फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, सीधा रिलेशन है। और इसी रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि करंट से कुछ बेसिक आइडियाज तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हो, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होना है। यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा कि धारा वैद्युत में क्या पढ़ना है। तो धारा वैद्युत में हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, और चार्ज का नेचर है कि फ्लो ऑफ चार्ज जब भी होगा तो उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये बात तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर चार्ज को फ्लो कराना है। चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या है, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल कैसे इंपॉर्टेंट है, हाई पोटेंशियल लेवल टू लो पोटेंशियल ही फ्लो करना है चार्ज को। जब चार्ज फ्लो करता है
तो फिर टर्म का जन्म होता है, एक शब्द का जन्म होता है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। डेली यूज में हम लोग बोलते हैं, हम लोगों के घर पे इलेक्ट्रिक करंट आता है, बल्ब जलता है, ये सारा सिस्टम चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ऑब्वियसली है, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को फ्लो ऑफ चार्ज कराना है। पहले भी बताया गया है कि फ्लो ऑफ चार्ज में बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है। केमिस्ट्री में कुछ केसेस है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह है, उसमें पॉजिटिव चार्ज के रूप में आयंस, पॉजिटिव आयंस फ्लो करता है। लेकिन पॉजिटिव आयंस जो वहां पर बनता है ना, एनायंस, केटायंस, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही है, जिसके कारण पॉजिटिव आयंस क्रिएट। ठीक है, पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो गया, वो चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव फ्लो करता है वहां पर। तो कुछ एक केस क्या है, जहां पर आयंस की बात होगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो सकता है, लेकिन इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है। और ये याद रखना, जहां पर पॉजिटिव आयंस बनता है वो भी इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर के कारण। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला पॉइंट जो शुरू होता है, जिसका की लिस्ट हमने पहले बताया था, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो क्या है विद्युत धारा? सीधा हमने बताया, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह। लेकिन जान लो, आवेश का प्रवाह जब भी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको गुड कंडक्टर मिलना चाहिए। लाइक एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर वायर है, इस ढंग का गुड कंडक्टर मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने सपोज किया कि यहां पर कोई कंडक्टर हम लोग देखा है, और इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा है। हमने मेजर कर लिया क्यू चार्ज इन टी सेकेंड। अगर क्यू चार्ज अगर टी सेकेंड में अगर फ्लो किया है, तो विद्युत धारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। तुम स्मॉल आई से भी इंडिकेट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, किसी भी चालक के दिए गए अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेश के परिमाण को हम लोग क्या करते हैं, सीधा है। तो चार्ज क्यू फ्लो किया है टी सेकेंड, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, सीधा बात है क्यू बाई टी। एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होगा, चूंकि क्यू चार्ज फ्लो किया है टी सेकेंड में। अगर इसको हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, चूंकि हम बता चुके हैं कि जब भी चार्ज फ्लो करता है ना, तो चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। आइदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा या इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा। तो यहां पर Q इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक फॉर्मूला था Ne बाय T। ये देखना है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितना इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। तो जब भी चार्ज पास करेगा वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का यही कंसेप्ट है कि चार्ज जब भी पास करना है तो इलेक्ट्रॉन्स की, कभी भी प्रोटॉन्स किसी कंडक्टर्स वगैरह से होके फ्लो नहीं करता है। हम बताएं, पॉजिटिव चार्ज के रूप में सॉल्यूशन में केवल आयन का ट्रांसफर होता है। वो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस एक चैप्टर है, वहां पर होता है। लेकिन इन जनरल पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हम बता चुके हैं कि चार्ज का तो बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q इक्वल टू Ne बाय T।
तो टी सेकेंड में चार्ज फ्लो किया, चार्ज के टर्म में कितना एन ई इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है, तो एन ई बाई कितना हुआ, सीधा एकदम फोकस कर रहे हैं हम एक एक पॉइंट पर, उसको समझ लेना, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे समझना आसान हो जाएगा। मेन तो ये समझना है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। तो टी सेकेंड में क्यू चार्ज, टी सेकेंड में एनी इलेक्ट्रॉन, तो यूनिट टाइम में कितना, तो एनी बाय टी हो गया। और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग, तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या है कि बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में देखा जाता है कितना चार्ज फ्लो किया। तो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल अगर लेते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में dt, तो इसमें चार्ज फ्लो किया है कितना dq, और यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक्सप्रेशन सीधा है कि अगर dt टाइम में dq चार्ज अगर फ्लो किया है तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, dq टाइम। अगर इसका हम लोग एसआई यूनिट अगर लेकर चले तो एसआई यूनिट क्या होगा, अगर तुम जनरल देखोगे तो Q के लिए हो जाता है कूलम और T के लिए हो जाता है सेकंड कूलम पर, लेकिन क्या है कूलम पर सेकंड हम लोग जल्दी नहीं लिखते हैं, लिखा जा सकता है, सही है। इसके लिए जो एसआई यूनिट हम लोगों को प्रिस्क्राइब किया गया है वो है एम्पियर, जिसको सिंबल कैपिटल ए से हम लोग पूरे फिजिक्स में यूज करते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट कि पर सेकंड किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से होके जो चार्ज पास करेगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा ही यूनिट, ठीक है ना। तो हम पहले ही बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो नहीं करेगा, हर हालत में इधर से कोई न कोई एक ऐसा एजेंट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और वह एजेंट कौन होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो अब हम लोग जानेंगे करंट के साथ पोटेंशियल का रिलेशन। तो करंट के साथ जो पोटेंशियल का रिलेशन है उसको समझाया ओम ने, ओम्स लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं कि ओम्स लॉ क्या होगा, देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, ठीक है ना। तो चूंकि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक लॉ दिया गया है ओम्स, ओम का नियम। किसी भी कंडक्टर में हम होते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई कंडक्टर अगर दिया हुआ है और ये कंडक्टर है एम एन, इससे होकर करंट आई पास कर रहा है। अगर यहाँ पर आई करंट अगर पास कर रहा है तो इस करंट का नेचर क्या है, तो करंट का अगर नेचर अगर हम लोग जानेंगे तो करंट का नेचर होता है लाइक लिक्विड, एकदम क्लियर है, लिक्विड की तरह इसका नेचर है। और जब भी करंट फ्लो करेगा तो फ्लो जो होना है, इसका जो प्रवाह होना है, हम पहले भी बता चुके, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्लियर है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही फ्लो करना। अगर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करना है तो श्योर है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर हाई पोटेंशियल होना है, श्योर है कि पोटेंशियल को यहां पर हाई होना होगा, और यहां पर का पोटेंशियल को क्या होना होगा, लो पोटेंशियल होना होगा। और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज द पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस,
क्योंकि यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो। ओम्स लॉ क्या, लॉ क्या, सबसे पहले ओम्स लॉ में एक बात ध्यान रखना, करंट का वैल्यू लिमिटेशन यही है, करंट का वैल्यू कम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ में काफी ज्यादा डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सीधा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चालक के दो सिरा का जो विभवांतर होता है, चालक के दो सिरा का विभवांतर उन दोनों सिराओं के बीच प्रवाहित धारा के समान, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना होगा जिसको R लिखते हैं, RI, और यही R क्या है, ये R रेसिस्टेंस कहलाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, प्रतिरोध जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। नाम से ही क्लियर है, रेसिस्ट करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा फ्लो में। तो हम पहले ही तुमको बताया कि करंट तो ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के फ्लो को पढ़ेंगे, और चार्ज के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो करता है तो अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा, हम बता चुके हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, लेकिन थोड़ी अपने आप इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा, नहीं, इसको एक पुश चाहिए, पीछे से ठेलने वाला चीज होना चाहिए। वो पुश वाला फैक्टर क्या है, दिस इज द हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल क्या करेगा, चार्ज को लो पोटेंशियल की तरफ पुश करेगा, और इस तरह से चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज तो फ्लो करेगा लेकिन फ्रीली फ्लो नहीं कर सकता है, यही फैक्टर है रेसिस्टेंस, जो फ्लो करने का अपोज करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। लेकिन यह जो ओम्स लॉ वैलिड है हमारा, यह ओम्स लॉ वैलिड है कांस्टेंट टेम्परेचर की। एट कांस्टेंट टेम्परेचर potential difference between 2 points of conductor is directly proportional to the current in the conductor। सीधा चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, और जब समानुपाती से घटेगा प्रतिरोध। अब हम लोग इसको हटाते हैं और R के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्योंकि विभवांतर विभव ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी डिटेल से पढ़ाया गया। करंट बहुत सिंपल सा चीज है, यह तो चार्ज जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है उसी का फ्लो करा देना है, चार्ज पर यूनिट टाइम जो होगा वो करंट हो जाएगा, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कांस्टेंट जो प्रतिरोध हुआ है R, इस पर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये जो प्रतिरोध है किस तरह से रेसिस्ट करता है चार्ज के फ्लो। दूसरी बात है कि ये रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं इसमें। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ तक पढ़ा है, जिसमें ओम्स लॉ में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ओम्स लॉ वैलिड है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या, तो ओम्स लॉ में सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल ही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए एक्ट। अगर यह कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए अगर एप्लीकेबल है तो क्या है कि हमने तुमको बताया कि अगर यहाँ पर कंडक्टर है, कंडक्टर का 2 पॉइंट ले, इसके बीच में अगर आई करंट है, कंडक्टर्स के इस 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इस 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो V इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन आर आई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आर क्या है, आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द V बाय I। एकदम जान लो कि यह प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और V बाय I का जो रेशियो होना है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होना है, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर दिया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज करेगा ना तो फिर रेजिस्टेंस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है वो वैरी करेगा। अगर यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर हम लोग देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम यहाँ पर I दिखा लो, यहाँ V दिखा लो, या यहाँ V दिखा लो, उधर I दिखा लो। अगर I का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो V भी इंक्रीज करेगा, या V इंक्रीज करेगा तो I इंक्रीज करेगा, और इस तरीका से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ही हो गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये स्ट्रेट लाइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो I हुआ है, लेकिन कब, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर जब, तो इस तरह से V और I का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। देखो दूसरा बात क्या है ना, दूसरा बात हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग V और I का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो V और I का जो वैल्यू जितना छोटा हो सके, जितना स्मॉल वैल्यू हो सके वो लेना। क्यों लेना है ऐसा, V और I अगर इंक्रीज कर दोगे, V इंक्रीज करोगे तो I इंक्रीज होगा ही, और अगर तुम इंक्रीज कर देते हो तो वैसे कंडीशन में जैसे I इंक्रीज होगा ना तो ये जो कंडक्टर में हीट जनरेट होगा, और जब हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर को कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जब भी V और I के बीच का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है, तो वैसे कंडीशन में V का वैल्यू और I का वैल्यू जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल पर काम करना है, क्योंकि I का वैल्यू इंक्रीज करेगा या V के वैल्यू को अगर तुम इंक्रीज करते हो तो I ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर हीट जनरेशन का पॉसिबिलिटी बढ़ता है, और हीट जनरेशन जब होगा तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ रहने वाला है, और जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, ये सारा रूम इनवैलिड होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है कि ये जो ग्राफ हम स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा ना, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि आर जो रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। जो करंट फ्लो कर रहा है उसका अपोज करने वाला जो फैक्टर है वो रेजिस्टेंस का है। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मतलब होता ही अपोज करना, रेजिस्टेंस का मतलब होता ही अपोज करना। तो रेजिस्टेंस क्या है ना, किसी भी कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी है, और एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। हम पहले भी हम बताए
कि अगर यहाँ पर कंडक्टर है ना, तो इस कंडक्टर में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है ना, करंट को ढकेलता है, पुश करता है। करंट कहने का मतलब चार्ज को पुश कर रहा है फ्लो करने के लिए। तो चलो ठीक है, इसलिए तो अपना काम कर लिया कि पुश कर रहा है वो चार्ज को। लेकिन क्या है ना, ये रेसिस्टेंस जो कंडक्टर के अंदर का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये अपोज करता है। क्योंकि रेसिस्टेंस कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसलिए रेसिस्टेंस क्या होगा ना, कंडक्टर के बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जिसमें ये रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। सबसे फर्स्ट फैक्टर दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सबसे पहला। और चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, कि रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। दूसरा जो फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर दोनों फैक्टर को अगर हम लोग एक साथ कंबाइन कर दें, तो फिर क्या होगा, ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी कि मटेरियल का अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा। इसीलिए तुम देखते घर में जो वायरिंग के लिए हम लोग वायर यूज करते हैं ना, वो वायर मोटा यूज करते हैं, जबकि महंगा मिलेगा हमको मोटा वायर। फिर भी हम लोग मोटा वायर इसलिए यूज करते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो जाएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि घर में मिस्त्री को या मिस्त्री भी बताता है कि नहीं, स्विच से बल्ब का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लेंथ अगर कम हो जाता है कंडक्टर का तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो टारगेट यही होता है, घर के में भी जो हम लोग वायरिंग वगैरह करवाते हैं उसमें भी टारगेट ये होता है कि कम से कम रेसिस्टेंस हम लोग के घर के सर्किट में काम करे। क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा होने के बाद क्या है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का वेस्टेज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने यूज नहीं किया है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी बिजली बिल हम लोगों को भरना पड़ेगा। इसलिए जरूरी रहता है कि घर में भी जब हम लोग वायरिंग करवाते हैं तो ये टारगेट में रहता है कि कम से कम वायर का यूज करके और मोटा वायर यूज करते हैं। एक तो लेंथ को कम रखना है और वायर की थिकनेस को ज्यादा रखना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम थिकनेस ज्यादा रखते हैं, वायर मोटा रखते हैं, तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और लेंथ को कम कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगा। इस तरह से घर में भी टारगेट रहता है कि रेसिस्टेंस कम से कम हो। ठीक है ना। तीसरा जो फैक्टर होता है टेम्परेचर। एक थर्ड फैक्टर है जिस पर रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हम ऊपर में बताए ही कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए हम लोगों ने रखा ना, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो ये थर्ड फैक्टर है। टेम्परेचर को हम लोग अलग से डिटेल करेंगे। पहले अभी हम लोग इस दो को डिटेल करते हैं कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली है। अगर दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L by A। इट मींस यहाँ पर भी अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल साइन अगर हमने हटाया था तो R कांस्टेंट, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रॉ L by A, जिसमें ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना रॉ, क्या है रॉ, हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक
रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कर सकते हो, या इसको हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। रेसिस्टिविटी भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आइदर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। क्लियर है? थर्ड फैक्टर जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। तो अब हम लोग चल रहे हैं थर्ड फैक्टर को डिस्कस करने। ठीक है, इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम लोग डिटेल करेंगे इसको। तो अब हम लोग यहाँ पर रेसिस्टिविटी को जानेंगे। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, अगर इसको हिंदी में जानोगे तो इसको हम लोग प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता। तो क्या होता है प्रतिरोधकता? तो हम लोग जानेंगे यहां पर प्रतिरोधकता। तो सबसे पहले देखो कि चूंकि हमारे पास R इक्वल टू रॉ L बाई ए, अगर ऐसा है तो प्रतिरोधकता रॉ इक्वल टू कितना होगा? R A बाई L। बहुत सिंपली डिफरेंशियल निकलता है। हम लोग एक ऐसा कंडक्टर चूज करें, यहां पर एक ऐसा कंडक्टर चूज करें जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, जिस कंडक्टर का लेंथ कितना हो 1 मीटर। सीधा तो बात है कि एरिया इक्वल टू हम लोग एक ऐसा कंडक्टर चूज करें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ हम लोग एक ऐसा चूज करें कि लेंथ 1 मीटर। तो 1 1 कर दोगे तो रॉ इक्वल टू कितना बचेगा? आप मतलब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा ना वही रेसिस्टिविटी कहलाएगा। अगर हम लोग इसको डिफिनेशन देखें तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज रेसिस्टिविटी। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो रेसिस्टिविटी क्लियर है, यूनिट लेंथ होना चाहिए, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट फाइंड करें तो एसआई यूनिट भी आसानी से फाइंड कर लोगे। तो एसआई यूनिट जो हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का पता है कि यूनिट ओम होता है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? ओम मीटर। ओम का सिंबल ये बता चुके हैं मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर है ना? अब हम लोग चलेंगे, ये तो हमने दिखाया जबकि रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा था कंडक्टर के डायमेंशन पर। अब हम जिस फैक्टर को कंसीडर करने के लिए जा रहे हैं वो है टेम्परेचर। इस चैप्टर में हम लोगों को मेटालिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ डिफरेंट होता है, जबकि सेमीकंडक्टर, कार्बन रेसिस्टेंस, ऐसे कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ बिहेवियर डिफरेंट। मेटालिक कंडक्टर को बिल्कुल अलग समझना है, कहां से? सेमीकंडक्टर से और कार्बन रेसिस्टेंस। मेटालिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, जबकि सेमीकंडक्टर का, कार्बन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है। इसीलिए हमने कहा कि मेटालिक कंडक्टर को सेमीकंडक्टर और कार्बन रेसिस्टेंस से बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर तो एक पूरा टॉपिक ही है फिजिक्स के लास्ट में 12th, तो वहां पर ज्यादा डिटेल से सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन होगा।
यहां पर हमको दो तरह के कंडक्टर को अलग अलग करके पढ़ना है, एक मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस और दूसरा कार्बन रेसिस्टेंस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस। दोनों दो चीजें अभी हमने बताया, मेटेलिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज करेगा, जबकि कार्बन रेसिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डिक्रीज करेगा। क्यों? ये भी बात आ सकता है कि क्यों, उसका मैथमेटिकल रूल है। किस मैथमेटिकल रूल से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटालिक रेसिस्टेंस। याद रखो पहले हम मेटालिक रेसिस्टेंस बताएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटालिक रेसिस्टेंस। तापमान का प्रभाव धात्विक प्रतिरोध पर क्या होता है? किसी भी मेटालिक रेसिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर के साथ जो डिपेंड करता है उसका फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इस रिलेशन के हिसाब से मेटालिक रेसिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जिसमें आर नॉट एंड आर टी दैट इज रेसिस्टेंस एट T degree Celsius and 0 degree Celsius. Alpha is thermal coefficient of resistance. Thermal coefficient of resistance कहलाता है। थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस यहां क्लियर है कि जो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है ना, ये कंप्लीटली मटेरियल पर डिपेंड करता है। गोल्ड के लिए वैल्यू अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, मतलब ये टोटली मटेरियल पर डिपेंड करता है। मेटल चेंज, अल्फा चेंज। एक गिवन मेटल्स में मान लेते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट कॉपर के लिए है, तो कॉपर के लिए एक अल्फा का वैल्यू होगा जो फिक्स होगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू तुम देख रहे हो T डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है RT R0। क्लियर है? जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? मेटालिक रेजिस्टेंस का वैल्यू with increase in temperature increase करेगा। Value of resistance for metallic resistance will be increased with increase of temperature। सीधा तो कितना इंक्रीज करेगा उससे रिलेटेड यहां पर फॉर्मूला हम दे चुके हैं। ठीक इसके अपोजिट अगर हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस में या फिर सेमीकंडक्टर, इसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डिक्रीज करेगा। क्यों? कारण है कि अल्फा का वैल्यू जो होता है ना निगेटिव होता है। इट मींस RT इक्वल टू R0 इंटू 1 माइनस। तो क्लियर नहीं यहाँ पर कि अगर T डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन ये वैल्यू है किसके लिए? कार्बन रेसिस्टेंस ऑफ सेमी। तो ये हमारा रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस है टेम्परेचर के साथ।
कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ मेटालिक रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, जबकि सेमीकंडक्टर कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। ठीक है ना? तो ये रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया। अब हम लोग चलेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहां पर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। अब इसलिए ये पहले से भी पढ़ा हुआ है तुम्हारा, और जब कैपेसिटर हम पढ़ा रहे थे तो उस समय कैपेसिटर्स में भी हम लोग कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग पढ़ाए थे। 3 टाइप्स का ग्रुपिंग होता है। सबसे फर्स्ट, जिसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग। समांतर संयोजन। और तीसरा जो होगा, इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये 3 तरह का ग्रुपिंग। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसको? सीरीज ग्रुपिंग सिंपल सा है। सीरीज ग्रुपिंग का तो पहले भी फिगर बनाए हैं। इस तरह का कई रेसिस्टेंस अगर कनेक्टेड हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज ग्रुपिंग। एक रेसिस्टेंस का वैल्यू R1 है, दूसरे का वैल्यू अगर R2 है, तीसरे का वैल्यू R3 है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इस तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा सिंपली R1 प्लस R2 प्लस। दैट्स सीरीज ग्रुपिंग में जो प्रॉपर्टी होता है क्या है? यहां से अगर तुमने करंट अगर सप्लाई किया है तो सारे रेसिस्टेंस में सेम करंट जाना है, जबकि अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू रेसिस्टेंस के वैल्यू के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बटे। अगर हमारा टोटल अप्लाइड पोटेंशियल अगर V है तो यहां से यहां तक अगर अप्लाइड पोटेंशियल V है तो यह V पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किस चीज में? V1 प्लस V2 प्लस। जबकि करंट का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर? सेम। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है ना कि एक पॉइंट से सारे रेसिस्टेंस का एक टर्मिनल किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड, अनदर पॉइंट्स एक अलग कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड होगा। तुम देख सकते हो ये रेसिस्टेंस हो गया R1, ये रेसिस्टेंस R2, ये रेसिस्टेंस R3। इस तरीका से हम लोग कनेक्ट। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है ना कि सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? सेम। ऐसा प्रॉपर्टी कैपेसिटर में भी होता था सीरीज ऑफ का। और यहां से जो हम लोग करंट सप्लाई करेंगे रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंगली I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर R होता है तो R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यही हमारा पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस।
सीधा है। अब क्या है, इस दोनों ग्रुपिंग को अगर हम लोग एक साथ मिला दें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में, जैसे कि कैपेसिटर्स में भी हम लोगों ने देखा है, तो वह क्या बन जाएगा, मिक्स ग्रुपिंग बन जाएगा। तो मिक्स ग्रुपिंग पर फिर हम लोग काम करते हैं।